Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे अपनी सीरीज़ का पार्ट 12। ओके, इसके बाद हमें सिर्फ 3-4 क्लासेस लगानी है, फिर अपना इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप इसके पहले के पार्ट्स भी ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी क्लास में करेंगे ऑल अबाउट गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। ये 3 छोटी छोटी टॉपिक्स हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट का, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ आर नेट एग्जाम। तो आप वीडियो के साथ बने रहना। चलो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स करेंगे। नाउ गैट्स, व्हाट इज गैट्स? तो गैट्स का फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये फर्स्ट ऐसी अग्रीमेंट थी जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे सर्विसेज को ट्रेडिंग की बात करी थी। ओके, इस अग्रीमेंट में सर्विसेज के ट्रेडिंग की बात करी गई थी इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, और ये एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट के रूप में सामने आई थी। और ये कब आई? तो ये आई है आपके यूरुगे राउंड में। और फोर्स में कब आई है, इसने काम करना कब शुरू किया? तो 1995 से। Now, GATS envisages the objective of establishing a sound multilateral framework of principles and rules for trading services. तो ये हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव क्या है। ये साउंड मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क सेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है किसके लिए? सर्विसेज के ट्रेडिंग के लिए। ना अब इसमें बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज कवर होती हैं। तो कितनी सर्विसेज हैं? इसके अंदर आती हैं आपकी 161 ट्रेडेबल सर्विसेज। ओके, अब उसमें से देखो आपका फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप कर रहे हो तो ये सर्विसेज कंसीडर होती हैं गैट्स में। एजुकेशन लेवल पे अगर आप सर्विस कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे तो वो भी आपकी आती हैं इसमें। टेली कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी कंसीडर होती हैं गैट्स के अंदर। नाउ हु पार्टिसिपेट्स इन द गैट्स? गैट्स के पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? तो जितने WTO मेंबर्स हैं वो सारे गैट्स के भी मेंबर्स हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है गैट्स का? तो फर्स्ट दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोलता है कि इक्वली ट्रीट करना है। फॉरेन मार्केट में जितनी कंट्रीज हैं सबको इक्वली ट्रीट करना है। ओके, और दूसरा बात क्या बोलता है? दूसरा बोलता है टू प्रोमोट प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज की ट्रेडिंग को लिबरलाइज करो, ओपन करो, रेस्ट्रिक्शंस को हटाओ सो दैट फॉरेन में भी जाकर सर्विसेज की ट्रेडिंग हो सके। ओके, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है गैट्स का। नाउ व्हाट आर द 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज सप्लाई? ये जो सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं तो किस तरीके से हम सर्विसेज को सप्लाई कर सकते हैं? तो आपको इसमें 4 सब मोड्स बताए गए हैं, एक एक करके हम सारे मोड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोड क्या बोलता है? फर्स्ट है आपका क्रॉस बॉर्डर। मीन्स द सर्विसेज विच themselves क्रॉस फ्रंटियर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मीन्स जिसमें आप सर्विसेज को की ट्रेडिंग कर रहे हो, मीन्स सिर्फ सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। ओके, आप जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है या जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है उनकी फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। मतलब जैसे आपका डिस्टेंस लर्निंग। अब देखो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस को कोई फॉरेन में बैठकर सुन रहा है। ये सर्विस है ना, एजुकेशन भी एक सर्विस है। तो अब मैं अगर यहाँ बैठकर पढ़ा रही हूँ और कोई फॉरेनर मेरी क्लासेस ले रहा है, डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, तो वो हो गया आपका क्रॉस बॉर्डर मोड। ओके, अब कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कोई अगर आप ले लो डॉक्टर है, ओके, या कोई लॉयर है,
तो तो वो अगर फॉरेन के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फॉरेनर को, लाइक आप ऐसे ले लो, अब हमारे इंडिया का कोई डॉक्टर है, ओके, और कोई फॉरेनर उससे कंसल्ट कर रहा है यूएस में बैठकर, कोई यूएस का बंदा है, वो उस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है वीडियो कॉल पे या फिर कॉलिंग पे, और उससे सर्विसेज ले रहा है, तो वो आ जाते हैं आपके फर्स्ट मोड में, क्रॉस बॉर्डर मोड में। अब आपका बीपीओ सर्विस भी सेम है, घर बैठे ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, घर बैठे नहीं मतलब अपने डोमेस्टिक कंट्री में बैठकर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सर्विस प्रोवाइडर कहीं जा रहा है और ना सर्विस कंज्यूमर कहीं आ रहा है ना। नाउ सेकेंड मोड क्या बोलता है? सेकेंड मोड बोलता है कंजम्पशन अब्रॉड, मींस जो सर्विस कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो फॉरेन में जाकर कंज्यूम कर रहा है, ओके। अब देखो आपका एक एग्जाम्पल, टूरिज्म या एजुकेशनल स्टूडेंट्स, लाइक हमारे इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप कंज्यूमर हो, वो जो स्टूडेंट फॉरेन जा रहे हैं लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो वो स्टूडेंट कंज्यूमर है, तो वो अगर कहीं जा करके सर्विसेज ले रहा है, तो वो किस मोड के अंदर आता है? वो आता है आपका कंजम्पशन मोड के अंदर, ओके। ना थर्ड मोड क्या बोलता है? थर्ड मोड है आपका कमर्शियल प्रेजेंस। तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, जब कमर्शियल है मतलब बिजनेस की बात हो रही है, तो जब बिजनेस का जो प्रेजेंस है वो अगर आपकी कंट्री में है, फॉरेन में है, तो वो आता है आपका मोड 3 के अंदर। मींस अगर कोई यूएस की कंपनी अपना ब्रांच खोलती है इंडिया में आकर, ओके, कोई यूएस में कोई होटल है, ओके, और वो वहाँ वाले हमारे इंडिया में आकर अपना ब्रांच खोल रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो भी आता है आपका कमर्शियल प्रेजेंस में, मोड 3 में, ओके। नाउ अभी मोड 4 में क्या आता है? तो मूवमेंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन है वो अगर उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जा कर के, तो होता है वो आपका मोड 4 के अंदर, लाइक इंजीनियर्स, ओके। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारी कंट्री के इंजीनियर्स, बहुतों के ड्रीम होता है ना कि हम फॉरेन में जाकर सर्विस प्रोवाइड करें, फॉरेन में जाकर जॉब करें, तो वो अगर फॉरेन में जा कर के जॉब लेते हैं, वो वहाँ जा कर के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है आपका मोड 4 के अंदर। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि फिर मोड 2 एंड मोड 4 में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस बहुत छोटा सा है कि मोड 2 में आपका कंज्यूमर को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, कंज्यूमर जा कर के फॉरेन में ले रहा होता है सर्विस, है ना। लेकिन मोड 4 के अंदर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो फॉरेन में जाकर के सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो यहाँ मोड 4 में हम सर्विस प्रोवाइडर को कंसीडर करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गैट्स। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो गैट्स के नज़र में एग्जेम्प्टेड है, ओके, मीन्स उसमें छूट मिली हुई है। जो वैसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं उसमें छूट मिली हुई है गैट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन मार्केट बेसिस होती है, मीन्स इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ओके, ये नॉन मार्केट बेसिस होती हैं, इसलिए इन सर्विसेज को छूट मिली हुई है। लाइक एग्जाम्पल में हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम या हेल्थ एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो, है ना, तो ये मार्केट बेसिस नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको एग्जेम्प्ट रखा गया है गैट्स के अंदर। नाउ बिसाइड्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है उनको भी एग्जेम्प्ट रखा गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट्स में लिखते जाओ कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को एग्जेम्पशन मिली है, आपके गवर्नमेंट सर्विसेज को एग्जेम्पशन मिली हुई है गैट्स के अंदर, ओके। नाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO आर सिग्नेटरी टू द गैट्स। जितने WTO के मेंबर्स हैं वो सारे गैट्स के सिग्नेटरीज हैं, गैट्स के मेंबर्स हैं, ओके। गैट्स के लिए ये सारे WTO मेंबर्स रेडी थे, उन सब ने साइन किया है इस अग्रीमेंट को, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गैट्स डिवाइड सर्विसेज लिबरलाइजेशन कमिटमेंट्स इनटू टू।
गैट्स के जो सर्विसेज हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ऑब्लिगेशंस क्या होता है, मीन्स दायित्व। गैट्स के क्या दायित्व हैं, ये जो आपका अग्रीमेंट हुआ, इस अग्रीमेंट में दायित्व क्या है आपके मेंबर्स का। तो दो आपका ऑब्लिगेशंस है, एक तो जनरल ऑब्लिगेशन एंड अदर वन इज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। तो जो जनरल ऑब्लिगेशंस है ना, वो सारे सर्विसेज को कंसीडर करता है और ये सारे गैट्स के मेंबर्स पे अप्लाई होता है। अब क्या क्या है जनरल ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट है आपका MFN ट्रीटमेंट। MFN ट्रीटमेंट मीन्स मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देना है, मीन्स इफ यू फेवर वन कंट्री, यू हैव टू फेवर all other members of your agreement also. ओके, मीन्स अगर आप नेपाल को, जैसा मैंने कल बताया था आपको, कल की क्लास में हमारा आपका MFN ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो क्या है, आप अगर एक आप लाइक नेपाल को अगर बेनिफिट दे रहे हो ना, किसी तरह की वो नेपाल से जो आप सर्विसेज मिल रहे हैं आपको, या आप वहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जिस तरह से नेपाल को ट्रीट करते हो, अदर कंट्रीज, अदर मेंबर्स जो हैं आपके गैट्स ट्रीटमेंट के अग्रीमेंट के, गैट्स के अग्रीमेंट में जो अदर मेंबर्स हैं, उनको भी आपको वैसे ही ट्रीट करना है। ओके, ये आता है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट में। नाउ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये जनरल ऑब्लिगेशन है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, है ना। मीन्स आप जो जो कुछ भी कर रहे हो वो सबको पता होना चाहिए, ओपनली करना है आपको, छुप छुपा कर नहीं करना। छुप कर किसी को दे दिया, कुछ बेनिफिट दे दिया किसी को, किसी पे ड्यूटी कम कर दी, ऐसा नहीं करना है ना। एक जैसा ही करना है और सबको बता कर करना है, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। तो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस क्या है, वो जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे लागू होती हैं। ओके, विच अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट्स के बेसिस पे, लाइक आप कमिट करते हो ना कि हाँ मैं ये काम करूँगा, मतलब करूँगा, ऐसा, ठीक है। तो वो जो कमिटमेंट के बेसिस पे आपकी अप्लाई होती हैं। लाइक जैसे आप ले लो मार्केट एक्सेस, मीन्स आप जो कर रहे हो वो मार्केट एक्सेस सब तक पहुंचनी चाहिए। सब आपके जो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी मार्केट एक्सेस होनी चाहिए सारे मेंबर कंट्रीज़ को भी। ओके, एंड दूसरा क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मीन्स आपको डिफरेंसेस नहीं रखना। आप जो आपकी जो डोमेस्टिक सर्विस है और आपको जो आप जो फॉरेन से सर्विसेज ले रहे हो, तो उन दोनों में डिफरेंसेस नहीं रखना है। आपको एक जैसे ही ट्रीटमेंट देनी है डोमेस्टिक सर्विसेज को एंड फॉरेन सर्विसेज को। ये आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस के अंदर। बस, तो अब हमारा गैट्स कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे ट्रिप्स अग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज ट्रिप्स अग्रीमेंट। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंसीडर करके, तो वो आती हैं आपकी ट्रिप्स अग्रीमेंट में। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट कब आया, ये आया आपका 1995 में। तो ये हमें ट्रिप्स अग्रीमेंट पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हम जिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो होते क्या हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स और एजेंसीज फॉर देयर क्रिएटिविटी और इनोवेशंस। राइट, मीन्स अगर आप किसी पर्सन या किसी एजेंसी को राइट देते हो, हक देते हो उसकी क्रिएटिविटी या उसके इनोवेशन पे, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मीन्स अगर ये कोई बुक है, किसी ने लिखी है, तो आप वो उस पर अपना हक ले लेगा कि यस दिस बिलोंग्स टू मी ओनली, इस पे मेरा हक है, मैंने लिखा है इस पे इसको, सो दैट कोई और उस पर मार्केटिंग ना कर सके। ओके, ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ दिस राइट्स यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करता है, ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये जो हक दी जाती है किसी पर्सन को, वो या किसी क्रिएटर को, तो वो उस पर्सन को राइट देती है कि वो उस पर अपना हक जता सकता है, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर ना उसको में रिन्यूअल होते रहता है, वो टाइम टू टाइम उसको 10 साल पे 20 साल पे
उसमें रिन्यूअल करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट रिलेट टू प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन विद इन द मेंबर कंट्रीज लीगल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है, मीन्स ट्रिप्स अग्रीमेंट में ये कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे, जिसके अंदर ट्रिप्स को सॉरी मीन्स जिसके अंदर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी छूट दी जा सके। ओके क्योंकि कोई एक अगर अपना पूरा हक लेकर बैठ गया है तो फिर मेंबर कंट्रीज़ में होने का मतलब यही है ना कि वो शेयरिंग करेंगे, है ना। तो अगर कोई एक अपना हक लेकर के बैठ गया है तो वो थोड़ी छूट तो देगा मेंबर कंट्रीज को। तो ये बोला गया ट्रिप्स अग्रीमेंट में। नाउ सम एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट द ट्रिप्स अग्रीमेंट कवर्स आर, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ट्रिप्स अग्रीमेंट की जाती है, तो वो है आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स। अब लगेगा ये सारी चीज़ें क्या बोलकर चली गई मैम, कुछ समझ में नहीं आया, तो आगे इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं सो दैट इन चीज़ों को समझने में हमें ईज हो। ओके देखो क्या है। अब आप एक सिंपल सा बात सोचो, अब अगर अभी कोरोना इफेक्ट चल रहा है ना, तो अगर कोई मेडिसिन निकालती है कोई कंट्री, लाइक आप ले लो हमारी इंडिया ही मेडिसिन निकालती है, ठीक है, कोरोना की। अब अगर उस पर वो अपना हक नहीं जमाएगी, अपना हक देकर नहीं बैठेगी, उसको वो राइट लेकर नहीं बैठेगी इंडिया, तो दूसरे लोग दूसरी कंट्री फिर अब वो फिर लेकर के आ जाएंगे उसके सर्विस, मतलब वो जो उसका जो टेक्निक है, वो जो दवाई निकाला है, वो जो मेडिसिन निकाला है, वो मेडिसिन दूसरी कंट्री लेकर के आ जाएगी, अपने तरीके से बेचेगी, अपने तरीके से मार्केटिंग करेगी, है ना। और ऐसा बुक्स में भी होता है। लाइक आप अगर कोई किसी कॉपीराइट लेते हैं हम बुक्स पे, ठीक है, अगर किसी बुक पे मैं कॉपीराइट ना लूँ, मैंने कोई बुक लिखा, मैं कॉपीराइट ना लूँ, तो कोई जो दूसरा बंदा है वो भी उस बुक को ले आएगा और वो उसमें थोड़ा सा खुद से ऐड करके फिर उसमें खुद से ऐड करके मार्केटिंग करने लगेगा। तो क्या पता वो उसकी मार्केटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है या फिर कुछ और कारण की वजह से उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, उसकी बुक ज़्यादा बिके, और जिसने लिखा है, मैंने लिखा है बुक, तो मेरी ही डाउन हो जाए, है ना। इसीलिए कॉपीराइट लिया जाता है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिया जाता है। ओके चलो अब एक एक करके हम समझते हैं, इसको थोड़ा ओवरव्यू लेंगे सिर्फ हम, ओके एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक अभी आया आपका कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट होता है जो क्रिएटर को ओरिजिनल आर्टिस्ट के का जो वर्क है उसके लिए उसको हक देता है कि हाँ दिस इज बिलोंग्स टू यू ओनली। ओके ओरिजिनल वर्क के लिए, सच एज किसी ने बुक लिखा या कोई मूवी आई या सॉन्ग आया या स्क्रीन प्ले हुआ, ओके तो इन सब पे कॉपीराइट आता है। और किसी ने अगर उसको कॉपी कर लिया, ओके अगर आपने कॉपीराइट नहीं लिया है अपनी बुक पर या अपनी मूवी पर, तो किसी ने कॉपीराइट कर लिया, फिर मतलब कॉपी कर लिया आपकी मूवी को, तो फिर तो आप गए काम से, है ना, आपका मार्केट डाउन हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आपने कॉपी कर रखा है, कॉपीराइट ले रखा है उस किसी मूवी पे या किसी बुक पे, और कोई कॉपी करता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। ओके तो ये हो गया आपका कॉपीराइट। नाउ ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स मीन्स आपका हो गया लोगो, पिक्चर्स, नेम्स या सिंबल्स। लाइक मैकडी का है ना, मैकडोनल्ड्स का ऐसा एम करके, है ना, तो सबका एक एक साइन होता है। लाइक मेरा जो चैनल है वी लर्निंग का भी है, वो ऐसे आउल बना हुआ है और वी लर्निंग करके लिखा हुआ है, उस पर वो आउल के पास बोर्ड लटका हुआ है, तो वो मेरा ट्रेडमार्क है, मेरे चैनल का ट्रेडमार्क है जो लोगो है। तो ये हो गया ट्रेडमार्क आपका ना। अभी देखो पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट क्या है? लाइक सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या न्यू इनोवेशन। आप कुछ न्यू इनोवेटिव कर रहे लेकर आए, ओके किसी मशीन पे, या फिर कुछ आपने लाइक कुछ आपने बनाया है न्यू, ओके इनोवेशन किया। लाइक अभी कोरोना इफेक्ट है, आप मेडिसिन लेकर के आए, तो आप अगर उस पर पेटेंट नहीं लेते हो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी,
है ना, अभी हमने डिस्कस किया। तो इसीलिए कोई किसी भी टाइप का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, किसी नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर इन्वेंशन कर रहे हो आप, तो उस पर आप पेटेंट राइट ले सकते हो ना। अभी ट्रेड सीक्रेट क्या है? तो ट्रेड सीक्रेट मीन्स फॉर्मूला या प्रैक्टिसेस या डिज़ाइन पे जो आप राइट लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। लाइक आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, KFC का चिकन है ना, कैसे क्रिस्पी सा होता है, बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है उसका, KFC के चिकन का। तो वो सीक्रेट चीज कुछ है, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वो KFC वाले उसमें डालते हैं, कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है। तो अगर उन्होंने उस पे ट्रेड सीक्रेट राइट नहीं लिया तो आप सोचो क्या होगा। पता है क्या हो सकता है? उसके जो एम्प्लॉय हैं, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको तो पता है कि कौन सा फॉर्मूला डला रहा है, तो फिर वो किसी और को बता देंगे, कोई और फिर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर लेगा, आपके उस फॉर्मूला को यूज कर लेगा, है ना। तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट लिया जाता है। नाउ जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स जब आप किसी जोग्राफी बेसिस पे, मीन्स आपका जो जगह है, कोई फेमस प्लेस है, उसके बेसिस पे अगर आप राइट लेते हो। लाइक देखो, कश्मीर का पश्मीना शॉल, ठीक है, कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है वो वहाँ के उस प्लेस को दर्शाता है। ये जो कहीं से भी आप पश्मीना शॉल लेकर आओ ना, तो बोलेगा अच्छा ये कश्मीर का शॉल है, ऐसा, ठीक है। तो जब आप ज्योग्राफी लेवल पे उस प्लेस के लेवल पे किसी गुड को फेमस करते हो ना, किसी सामान को फेमस करते हो, तो वो होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। लाइक वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, और यू कैन से इट रसगुल्ला, है ना। तो वो बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का। फिर दार्जिलिंग का टी। तो इन सारी चीज़ों पे आप प्लेस के बेसिस पे जब ले रहे हो राइट, तो वो होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? इट मीन्स व्हेन यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन टू फॉर द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल। ओके, आप अपने किसी आर्टिकल के अपीयरेंस पे अगर प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो वो होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में आता है वो। लाइक आप देखो, आपका वो आयरन करने वाली आयरन करते हैं ना हम, इस्त्री करते हैं कपड़े को, वही बोलते हैं हिंदी में शायद, मतलब वो कपड़े को जो आयरन करते हैं हम, तो वो उसका देखना सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है ना, उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वो जो आयरन मशीन होता है, उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन होता है अलग अलग। तो अगर हम उसका डिज़ाइन नहीं मतलब उस पर राइट नहीं लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं लेते हैं, तो वो कोई और कॉपी कर सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ों पे, सामान के अपीयरेंस पे जब आप राइट लेते हो, तो वो आता है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा ट्रिप्स भी हो गया। अब हम करेंगे ट्रिम्स। तो ट्रिम्स क्या होता है? ट्रिम्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जब आप इन्वेस्टमेंट पे, अभी हमने देखा ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे करा हमने, सर्विसेज पे करा, अब जब आप इन्वेस्टमेंट पे अपना ट्रेडिंग कर रहे हो ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसके लिए एक अग्रीमेंट आया जिसको बोला गया ट्रिम्स अग्रीमेंट। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल लीगल अग्रीमेंट्स ऑफ द WTO। WTO के जो 4 मेन अग्रीमेंट्स है उसमें से एक आपका ट्रिम्स भी है। तो ट्रिम्स आर रूल्स दैट रेस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। ट्रिम्स रूल्स है जो रेस्ट्रिक्ट करता है डोमेस्टिक फर्म्स को प्रेफरेंस देने से। ओके, एंड देयर बाय एनेबल इंटरनेशनल फर्म्स टू ऑपरेट मोर इजीली टू फॉरेन मार्केट्स। क्या करता है ट्रिम्स? ट्रिम्स अग्रीमेंट में बोला गया कि आप डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स के बीच, डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स के बीच डिफरेंसेस नहीं करो, दोनों को एक जैसे ट्रीट करना है, सो दैट फॉरेन मार्केट्स और अच्छे से लिबरलाइज हो सके और प्रॉपरली चल सके। ये बोला गया आपका ट्रिम्स अग्रीमेंट में। दिस रिक्वायरमेंट में बी मैंडेटरी कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट or can be attached to fiscal or other incentives. The TRIMS agreement does not cover services. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ट्रिम्स अग्रीमेंट सर्विसेज को कंसीडर नहीं करता।
ओके, एंड ऑल WTO मेंबर कंट्रीज आर पार्टीज टू दिस अग्रीमेंट। कौन है इसके पार्टीज? तो मतलब इसके मेंबर कंट्रीज कौन है? तो जितने भी WTO के मेंबर कंट्रीज हैं वही आपके ट्रिम्स के भी मेंबर कंट्रीज हैं। नाउ दिस अग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन Jan 1 1995। ये अग्रीमेंट कब आया? ये आया आपका 1995 Jan 1 को आया। ओके, चलो second. Now, the TRIMS agreement prohibits certain measures that violate the national treatment and quantitative restrictions requirement of the GATT. क्या करता है ट्रिम्स? देखो, जो ट्रिम्स अग्रीमेंट है उसमें, चलो एक मतलब छोट सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। है क्या प्रॉब्लम, क्या था? लाइक आप यूएस ले लो और ये है अपना इंडिया, ठीक है? तो हो क्या रहा था, अब यूएस तो डेवलप्ड कंट्री है, वो जब हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता था तो हमें भी तो कुछ बेनिफिट होनी चाहिए। हमारी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वैसे ही आपसे पीछे है। तो आप जब इतना आगे बढ़ रहे हो, आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हम भी चाहेंगे ना कि हमें कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि लोग करते क्या थे, वो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन कर रहे थे, मीन्स पैसा यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ इनको इनकम हो रहा है, उठा करके ले जाकर फिर अपने देश में लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी थोड़ी बेनिफिट होनी चाहिए, हमें भी। ओके, तो किस टाइप के बेनिफिट्स को हम लेकर आए, किस टाइप के हम रोक लगाते थे, क्योंकि हम डायरेक्टली तो रोक नहीं सकते ना यूएस वालों को, क्योंकि हमने अग्रीमेंट करा है कि हम लिबरलाइज करके रखेंगे अपनी कंट्री को, है ना? एलपीजी के बाद हमारी यही बात हुई थी कि हम लिबरलाइज करके रखेंगे अपनी कंट्री को, कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट हम कुछ रोक लगा देते थे, इनडायरेक्ट तरीके से उनको रोकने की कोशिश करते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट को। किस तरीके से? लाइक हम बोलते थे कि हमारा लोकल कंटेंट आप यूज़ करो। लाइक आप अगर अपना आप कोई फूड मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम बोलते थे हमारे स्पाइसेस यूज़ करो आप उसमें। और या तो आप लोकली प्रोड्यूस करो सामान को, या तो हम बोलते थे कि आप एक्सपोर्ट करो, अच्छा खासा एक्सपोर्ट करो हमारी कंट्री से। क्यों हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते थे? क्योंकि एक्सपोर्ट जब आप करोगे, फॉरेनर्स एक्सपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री से, तो इनकम हमारी कंट्री में आएगा, है ना? तो एक्सपोर्ट की बात कहते थे हम। या हम बोलते थे कि बैलेंस द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट्स विद द इम्पोर्ट और विद द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट, मीन्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है उसको इक्वल रखने की बात कहते थे। कि क्यों? क्योंकि कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे आकर के सामान बना रहा है, तो वो इम्पोर्ट कर रहा होता था, तो इम्पोर्ट कर करके हमारे पैसे जाते जा रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, आप इम्पोर्ट जितना करते हो उतना ही आपको एक्सपोर्ट भी करना है, सो दैट अगर पैसा जाए तो पैसा आए भी हमारी कंट्री में। ओके, और क्या बोला गया? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी बिजनेस इंफॉर्मेशन टू लोकल पर्सन। और तो और हम बोल रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी या प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, वो लोकल पर्सन को दे दो। ओके, तो या तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर दो लोकल पर्सन को, क्योंकि हम भी अपना बेनिफिट देखेंगे भाई, ऐसे कैसे दे देंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने, ऐसा ना। बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और बैलेंस करने की कोशिश करते थे हम फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को। तो ये सारे तरीके थे जो हम अप्लाई करते थे ट्रेडिंग को रोकने के लिए। लेकिन फिर आया आपका ट्रिम्स। अब जब ट्रिम्स आया तो ट्रिम्स ने इन सबको हटा दिया। ट्रिम्स ने बोला नहीं, आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते आपका डोमेस्टिक सर्विसेज में, सॉरी सर्विसेज नहीं कंसिडर होते आपके ट्रिम्स में, कि आप डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स में डिफरेंसेस नहीं कर सकते। ओके, उनको भी एक जैसे ही ट्रीट करना होगा आपको, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, रेस्ट्रिक्शंस तो हम लगाएंगे ही, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी छूट देनी होगी, है ना? थोड़ी सी छूट देनी होगी कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, सो दैट आपकी भी कंट्री का ग्रोथ हो और दूसरी कंट्री भी ग्रो करे, है ना? तो ये बोला गया ट्रिम्स अग्रीमेंट में कि इन सारे मेजर्स को नहीं लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने दो दूसरी कंट्री को भी अपनी कंट्री में। नाउ आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो हमारा ट्रिम्स भी कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल। आप टेलीग्राम पे वी लर्निंग करके सर्च करोगे तो आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी लिंक इसका और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करना अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और मैं डेली क्विजेस करवाती हूँ पेपर 1 की, और पेपर 2 की भी इंटरनेशनल बिजनेस की क्विजेस चलती हैं हमारी। ओके, सो चैनल के साथ बने रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।